नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार की जांच के लिए स्पीकर ने किया कमेटी का गठन। 5 कांग्रेसी विधायकों के निलंबन का कड़ा विरोध, दोबारा बहुमत साबित करने की मांग। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ को रक्षा मंत्री ने नहीं माना बड़ा मसला। कहा अगले 3 साल में सेना की क्षमता में इजाफे का लक्ष्य। खुदरा महंगाई दर में कमी के बाद उद्योग जगत ने दोहराई ब्याज दरों में कटौती की मांग। सितंबर में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर औद्योगिक उत्पादन। म्यांमार में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन शुरू। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। आसियान देशों के साथ प्रधानमंत्री ने उठाया आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी का मामला। और पहली बार धूमकेतु पर उतरा यान। यूरोपीय स्टेट स्पेस एजेंसी की बड़ी कामयाबी। 2016 की जगह 2020 में पूरा हो सकता है इसरो का मार्स मिशन 2। महाराष्ट्र में कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए अभद्र व्यवहार की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस बीच बीजेपी सरकार ने विश्वास मत पर आरोप प्रत्यारोप अब तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों को अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी है। उधर कांग्रेस ने राज्यपाल से दुर्व्यवहार के आरोप में पार्टी के 5 विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक बताया। विपक्षी नेताओं का राज्यपाल से मिलने का भी कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास प्रस्ताव के दौरान नियम तोड़ने के आरोप खारिज कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना और कांग्रेस ने समय रहते मत विभाजन की मांग नहीं की, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया। ये प्रक्रिया पूरी कानूनन हमने की है। अगर किसी को ये लगता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है तो वो हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए। निश्चित रूप से ऐसे अविश्वास प्रस्ताव को हम फेस करेंगे और अपना बहुमत पूरे तरीके से वहां पर रखेंगे। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है, इसलिए मत विभाजन की मांग ठुकरा दी गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से दोबारा विश्वास मत हासिल करने की मांग की है। एनसीपी ने विश्वास मत को असंवैधानिक मानने से इनकार कर दिया। पोल की मांग हम लोगों ने सब विरोधी पक्ष के सदस्यों ने की थी, उसे भी ठुकरा कर वहां पर गड़बड़ी में यहाँ पर कामकाज सदन का काम आगे बढ़ाने का काम किया। ये भी महाराष्ट्र के जनता के साथ विश्वासघात है, ये भी धोखा है। हमारी पूरी मांग है कि विश्वास दर्शक प्रस्ताव फिर से रखा जाए और उस पर मतदान होकर ही अपना बहुमत सरकार निश्चित करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि असंवैधानिक तरीके से पास हुआ, ये नहीं मैं कहूँगा, पर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर डिवीजन होकर अगर वोट्स गिने जाते और डिक्लेयर होता तो वो और अच्छा होता। इस बीच राज्यपाल से दुर्व्यवहार के आरोप में स्पीकर ने कांग्रेस के 5 विधायकों को 2 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने भी इस आरोप से इनकार किया है। डेमोक्रेटिक पद्धति से हम लोग हमारा प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहीं भी महामहिम राज्यपाल जी को हमने कहीं हर्ट नहीं किया, कहीं उनका अपमान हो, इस तरीके से हमने नहीं किया। विश्वास मत के दौरान एनसीपी के विधायक सदन से अनुपस्थित थे। इससे बीजेपी की राह आसान हो गई। एनसीपी पहले ही बीजेपी सरकार को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। दोनों राज्यों से राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसके लिए नामांकन 3 नवंबर को शुरू हुआ था। मतदान और मतगणना 20 नवंबर को होगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के समय में बदलाव किया गया है। प्रश्नकाल की कार्यवाही अब दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलेगी। ये बदलाव 24 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र से लागू हो जाएगा। दरअसल 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कई बार अवरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल पाता था। इस वजह से राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने समय में बदलाव का विचार दिया था।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चीन की घुसपैठ को बड़ा मामला मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अगले 3 साल में तीनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही। रक्षा मंत्री बनने के बाद कल मनोहर पर्रिकर पहली बार पणजी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की रक्षा तैयारियों पर बात की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर घुसपैठ के मामलों को स्थानीय स्तर पर तुरंत सुलझा लिया जाता है। What you call as intrusion or crossing the line of control, imaginary line of control, happens many times in many sectors, but it is taken care on the same day or within couple of days. पर्रिकर ने रक्षा खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि सेना को जरूरी हथियार मुहैया कराए जाएंगे। Exceptionally sophisticated or standalone weapon, we will promote those companies which make it in India. रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के तखतपुर में नसबंदी करने वाले डॉक्टर R.K. गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नसबंदी से हुई मौतों पर छत्तीसगढ़ से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। बिलासपुर के तखतपुर में शनिवार को लगाए गए सरकारी कैंप में 83 महिलाओं को ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद 13 महिलाओं की मौत हो गई थी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अगले 10 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। इस बाबत तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सितंबर में कर्नाटक की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल ने 8 नवंबर को एक अधिसूचना जारी करके जयललिता को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत सजा पूरी करके रिहा होने से 6 साल की अवधि तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेंगी। और आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। केंद्र सरकार विमान अपहरण रोधी यानी एंटी हाईजैकिंग कानून को सख्त बनाने जा रही है। नए कानून के तहत अपहरणकर्ताओं के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा। एंटी हाईजैकिंग संशोधन विधेयक 2014 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। यह करीब 3 दशक पुराने कानून की जगह लेगा। इंडियन एयरलाइंस की IC-814 विमान के अपहरण के करीब 15 साल बाद अब एंटी हाईजैकिंग कानून में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार 2010 से राज्यसभा में लंबित एंटी हाईजैकिंग विधेयक को वापस लेगी। तत्कालीन उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था। इसके बाद बिल को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने अक्टूबर 2010 में अपनी सिफारिशें दे दी थीं। उसके बाद से बिल पर आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर नए बिल का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। New bill has already been drafted. It's being vetted by law, and we'll be taking it to the cabinet. As soon as the cabinet clears it, we'll present it or introduce it in the house. मौजूदा कानून के तहत विमान अपहरणकर्ता को अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। नए बिल में इसे बढ़ाकर मौत की सजा कर दी गई है। इसमें हाईजैकिंग की परिभाषा के दायरे को बढ़ाया गया है। अपराधियों के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार सत्र अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई के निर्देश देंगे। Beijing Convention has laid down where a group of countries under the ICAO umbrella has met and have made certain standards and recommendations. Our existing rules may be modified or amended. प्रस्तावित कानून में किसी विमान को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। नए बिल के मुताबिक अपहृत विमान का इस्तेमाल मिसाइल के तौर पर किए जाने की स्थिति में इसे गिराया भी जा सकता है।
फोन कॉल के जरिए भय या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। इन उपायों से हवाई सुरक्षा के लिए घरेलू कानूनी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.52% पर आ गई है। इससे उद्योग संगठनों ने ब्याज दरों में कमी की मांग दोहराई है। उधर सितंबर में औद्योगिक उत्पादन 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अर्थव्यवस्था पर कल 2 अच्छी खबरें आई। खुदरा महंगाई दर सितंबर के मुकाबले 1% घटकर 5.52% पर आ गई है। सितंबर में ये आंकड़ा 6.46% था। फलों और सब्जियों की कीमत में कमी से महंगाई दर में कमी आई। जनवरी 2012 के बाद खुदरा महंगाई दर का ये सबसे निचला आंकड़ा है। पिछले 4 महीने में महंगाई दर में लगातार कमी हो रही है। थोक महंगाई दर के आंकड़े शुक्रवार को सामने आएंगे। महंगाई में कमी के बाद ब्याज दर घटाने की मांग तेज हो गई है। आरबीआई 2 दिसंबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाला है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। वहीं सितंबर में औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी में 2.5% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल सितंबर में आईआईपी 2.7% की दर से बढ़ा था। अप्रैल सितंबर के दौरान आईआईपी 2.8% बढ़ा। सितंबर में खनन और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन शानदार रहा। आंकड़ों के मुताबिक इस साल सितंबर में विनिर्माण क्षेत्र 2.5% की दर से बढ़ा। पिछले साल इस महीने में ये आंकड़ा 1.4% था। खनन क्षेत्र का उत्पादन 0.7% बढ़ा, जो बीते साल सितंबर में 3.6% था। सितंबर में पूंजीगत सामान क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बीते साल सितंबर में इस क्षेत्र में 6.6% की गिरावट आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। म्यांमार की राजधानी नयपीतो में ईस्ट एशिया सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत के अलावा 17 दूसरे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें आसियान के 10 देश भी शामिल हैं। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन में भारत शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर बात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के नेताओं के साथ मुलाकात में उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का मामला उठाया। प्रधानमंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन से इतर कल मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ब्रुनेई के सुल्तान और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। म्यांमार की राजधानी नैपितो में आसियान और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के लिए जुटे नेता अलग अंदाज में नजर आए। मौका था म्यांमार के राष्ट्रपति थान श्वे की ओर से इन नेताओं के सम्मान में दिया गया भोज। इस भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच भी मुलाकात हुई। ओबामा ने नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और उन्हें मैन ऑफ एक्शन बताया। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान शिखर सम्मेलन के अलावा कई द्विपक्षीय मुलाकातें की। नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों से व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने समस्याओं का मिलकर हल निकालने पर जोर दिया। With several countries, he raised the issue of trying to tackle in a collaborative manner issues relating to terrorism, issues relating to drug trafficking and gun running. इन नेताओं ने भारत और आसियान के बेहतर संबंधों को क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को भारत में हो रहे बदलावों की जानकारी दी। All of these meetings were his first meetings. So, in a sense, they were meetings where Prime Minister was able to explain his views on how he sees India progressing and seek the cooperation of various countries and their leadership in India, the India story. प्रधानमंत्री ने म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सूची से भी मुलाकात की। सूची ने भारत को अपना दूसरा घर बताया। सूची से प्रधानमंत्री की ये पहली मुलाकात थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो 2020 तक मंगल पर अपना दूसरा यान प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। इस बात की जानकारी दिल्ली में इसरो प्रमुख ने दी है।
मंगलयान की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष संबंधी तकनीकों में भारत दूसरे देशों की अगुवाई करने में सक्षम है। ये बातें बुधवार को इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन ने कही। उन्होंने कहा कि मंगल मिशन की सफलता के बाद इसरो मिशन ऑफ मार्स 2 पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2018 से 2020 के बीच मंगलयान 2 को मंगल पर उतारना संभव हो सकेगा। What we are now looking for is a major scientific mission, and when that can happen is a thing that depends upon the mission. Certainly not in the next opportunity of 2016 because it's only just 2 years away from now, but it could be 2018 or it could be 2020. साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि दूसरे चंद्रयान पर भी काम चल रहा है। In this area of scientific exploration, we have, of course, the Chandrayaan 2 with Indian lander and the Indian rover, which are to be put in place in another 3 years' time. भारत ने इससे पहले साल 2009 में चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 1 भेजा था, जो खासा कामयाब रहा था। चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पहली बार किसी अंतरिक्ष यान को एक धूमकेतु पर उतारा गया है। यूरोपीय स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने कहा कि धूमकेतु की सतह पर भेजा रोसेटा अंतरिक्ष यान ऐतिहासिक लैंडिंग करने में कामयाब रहा। यान के धूमकेतु पर पहुंचने से वहां मौजूद बर्फ और मिट्टी के तकरीबन 4 अरब वर्ष पुराने रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। तालियों की इस गड़गड़ाहट में सालों की मेहनत सफल होने की खुशी साफ नजर आ रही है। बुधवार को विश्व अंतरिक्ष विज्ञान ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया और 100 किलोग्राम वजन वाले फिल लैंडर ने धूमकेतु 67P चुर्युमोव-गेरासिमिन से सिग्नल भेजना शुरू कर दिए हैं। इस लैंडर को रोसेटा यान के जरिए धूमकेतु पर उतारा गया है। Time when you all saw us cheering and when it was announced, we had a very clear signal there, and we also received data from the lander, housekeeping data and also science data. That's the very good news. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पाउलो फेरी ने कहा कि लैंडर की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए अभी और जांच की जाएंगी। ये अध्ययन सौर मंडल और ब्रह्मांड के अध्ययन को नई पहचान देगा। Science came throughout the descent, so that phase is already over. So we have science data coming, we have pictures, we have measurements from all the instruments or all the instruments that were active during the descent. ये धूमकेतु पृथ्वी से लगभग 50 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी परिधि 2 किलोमीटर की है। इस अभियान की भूमिका 1980 के दशक में बनी थी और उपग्रह को 10 साल पहले प्रक्षेपित किया गया था। इस अभियान पर अभी तक $1 अरब से ज्यादा की रकम खर्च हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और चीन ने बीजिंग में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। अमेरिका ने साल 2025 तक ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करके 26 से 28% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वहीं चीन ने कोई खास लक्ष्य निर्धारित किए बिना साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुलाकात के बाद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए नए लक्ष्य तय किए। एपेक सम्मेलन की समाप्ति के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देश माने जाने वाले चीन ने उत्सर्जन कम करने की एक संभावित तिथि तय की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है। Secretary General commended the joint announcement by China and the United States of their post-2020 action on climate change as an important contribution to the new climate agreement to be reached next year in Paris. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने बयान में कहा कि पेरिस सम्मेलन को सफल बनाने के उद्देश्य से हमने ये फैसला किया है। दरअसल अगले साल पेरिस में 2020 के बाद गैस उत्सर्जन कम करने पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए कई देश मिलने वाले हैं। अमेरिका और चीन की इस अप्रत्याशित घोषणा को उसी पहल को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले ग्रीन हाउस गैसों पर इन दोनों देशों के रुख की आलोचना होती रही है। This announcement we see as important and valuable, but more as the first step on the road to Paris and then on the road beyond Paris in order to take the sort of global action that's going to be needed. Without this, it would be very difficult.
अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया के तकरीबन 45% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। बिजली उत्पादन और तेज आर्थिक विकास के लिए नए कोयला कारखानों की स्थापना के बाद से चीन का कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत सहित दुनिया के कई पर्यावरण समूहों ने इस समझौते की निंदा की है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा है कि इस तरह के समझौतों से पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने का लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। माना जा रहा है कि दोनों देशों के इस कदम से भविष्य में होने वाली जलवायु वार्ताओं में भारत खुद को चीन से अलग कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। सम्मेलन में यूक्रेन, दक्षिण चीन सागर, इबोला समेत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अहम संगठनों में बदलाव की मांग उठने की संभावना है। हालांकि कई संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत ब्रिस्बेन में 15 नवंबर को होगी। हालांकि सम्मेलन का अभी से विरोध शुरू हो गया है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी ऑस्ट्रेलिया में 14,000 बेघर बच्चों के पुनर्वास और यूक्रेन में जारी संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 6,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। They will be dealt with in a very, very sensitive and cultural way. जानकार सम्मेलन को कई मायनों में अहम मान रहे हैं। सम्मेलन में यूक्रेन, दक्षिण चीन सागर, इबोला समेत दुनिया की दूसरी समस्याओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। Identify the common thread between what's happening in Ukraine, what's happening in the Middle East, what's happening in the South China Sea, what's happening in the fight against Ebola. And it strikes me that the common theme to all of these issues is really rising global disorder. G20 देश विश्व व्यापार का 80% और 85% आर्थिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैठक में ढांचागत परियोजनाओं में निवेश, रोजगार के मौके, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। बैठक में G20 के अलावा भी कई देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में करीब 5,300 प्रतिनिधियों और 2,300 मीडिया कर्मियों के पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान और मौलाना कादरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान पर सितंबर में सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान सरकारी टेलीविजन और संसद भवन की इमारत पर हमला करने का आरोप है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री परवेज खटक, पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी और पीएटी नेता रहीक अब्बासी की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए गए हैं। इनके खिलाफ इस्लामाबाद के सचिवालय थाने में मामला दर्ज हुआ है। मैं तो 21 दिन लगातार इस कंटेनर से नहीं निकला, तो मुझे तो जेल मेरे लिए बड़ा आसान होगा। तो जब भी आप वारंट, मैंने तो कोई बेल नहीं करवानी, तैयार हूं, जब आके उठा के जेल पे ले जाना ले जाओ। लेकिन मियां साहब, आपके लिए बोझ ज्यादा भारी पड़ेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में हुए 2 आत्मघाती हमलों में 6 पुलिस अधिकारियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। दोनों हमलों में कार में विस्फोटक भरकर धमाका किया गया। इस हमलों का निशाना पुलिस हेडक्वार्टर था। इराक के कुछ इलाकों में आईएस के आतंकियों की मौजूदगी के बाद ऐसे हमलों में तेजी आई है। बात चेस की। विश्वनाथन आनंद और मौजूदा चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के बीच बाजी ड्रॉ हो गई है। चौथी बाजी मैग्नस कार्लसन ने जीती, जिसके बाद मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो गया। इससे पहले सोची में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद ने कार्लसन को तीसरी बाजी में मात दी थी। मंगलवार को शानदार वापसी करते हुए आनंद ने मुकाबले की शुरुआत से ही जबरदस्त चालें चलकर कार्लसन को मुश्किल में डाल दिया था। और बात क्रिकेट की करें तो भारत और श्रीलंका के बीच आज सीरीज का चौथा वनडे मैच कोलकाता में खेला जाएगा। टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के मकसद से मैदान में उतरेगी। वहीं श्रीलंका बाकी बचे 2 मैचों में प्रतिष्ठा बचाने की खातिर खेलेगी। इससे पहले कटक, अहमदाबाद और हैदराबाद में जीत दर्ज करके भारत पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुका है। बीते दिनों राजधानी में जाने माने शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व की याद में कालजयी कुमार गंधर्व महोत्सव का आयोजन किया गया।
3 दिनों तक चले इस समारोह में शास्त्रीय और लोकगीतों के साथ ही कुमार गंधर्व की परंपरा के गीतों का गायन किया गया। संगीत प्रेमियों ने इस कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। शब्द, राग और ताल का ये अनूठा संगम पिछले दिनों राजधानी में देखने को मिला, जहां महान शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व की 90वीं जयंती की स्मृति में एक संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत कुमार गंधर्व की पुत्री कलापिनी कोमकली और पौत्र भुवनेश कोमकली के भावपूर्ण गायन से हुई। अनेक रागों में पिरोई कुमार गंधर्व की बंदिशों को सुनकर श्रोता झूम उठे। समारोह में गायन शुरू होने से पहले बालक कुमार गंधर्व को गायन पेश करते हुए एक फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर कुमार गंधर्व पर एक पुस्तक कालजयी कुमार गंधर्व का लोकार्पण भी किया गया। कुमार जी की स्मृतियों को जागृत करने का एक प्रयास है। एक बहुत अलग अर्थों में उनके द्वारा सृजित जो नवाचार है उसको कहीं ना कहीं छूने की कोशिश इसमें की गई है। समारोह के दूसरे दिन मशहूर शास्त्रीय गायक मधुप मुद्गल ने पारंपरिक और स्वरचित ख्याल गायकी पेश की। जिन बंदिशों का और भजन का आदि का हमने जो चुनाव इसमें किया है, उसमें हमने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि उनकी जो बंदिशें जो भारतीय संगीत के इतिहास में एक माइलस्टोन कहलाई हैं, हमने उसका गायन करना ये इसके अंदर हमारा विशेष रुझान था। समारोह के आखिरी दिन कुमार गंधर्व की बंदिशों को पेंटिंग के जरिए प्रस्तुत किया गया। साथ ही इस महान शास्त्रीय गायक की एक दुर्लभ रिकॉर्डिंग का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे सुनकर दर्शक भाव विभोर हो गए। ऋतु कुमार, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार की जांच के लिए स्पीकर ने किया कमेटी का गठन। 5 कांग्रेसी विधायकों के निलंबन का कड़ा विरोध, दोबारा बहुमत साबित करने की मांग। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ को रक्षा मंत्री ने नहीं माना बड़ा मसला, कहा अगले 3 साल में सेना की क्षमता में इजाफे का लक्ष्य। खुदरा महंगाई दर में कमी के बाद उद्योग जगत ने दोहराई ब्याज दरों में कटौती की मांग। सितंबर में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर औद्योगिक उत्पादन। म्यांमार में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन शुरू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। आसियान देशों के साथ प्रधानमंत्री ने उठाया आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी का मामला। और पहली बार धूमकेतु पर उतरा यान, यूरोपीय स्टेट स्पेस एजेंसी की बड़ी कामयाबी। 2016 की जगह 2020 में पूरा हो सकता है इसरो का मार्स मिशन 2।